अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का टॉपिक करेंगे टॉपिक 4.3 दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आपको ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लाजमी आता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी तमाम चीजें इस टॉपिक के अंदर क्लियर हो जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करूंगा कि आपके लेवल तक जाके आपको तमाम चीजें अंडरस्टैंड अच्छी तरह करवा पाऊं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। हमारे पास टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फील्ड किसे कहते हैं। देखें, फील्ड का मतलब क्या होता है। फील्ड का मतलब ये होता है कि वो एरिया वो एरिया जिसके दरमियान फोर्स हो, अट्रैक्शन की फोर्स हो। ओके, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इन दोनों के दरमियान ये दोनों आपस में जिस एरिया तक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं ना, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, फील्ड। अब हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जमीन उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो, ये अर्थ है, ये अर्थ से कोई पॉइंट ऐसे एक हाइट पर पड़ा हुआ है। अब ये अर्थ उस पॉइंट को अपनी तरफ खींचती है जिस फोर्स से खींचती है और जिस एरिया तक खींचती है। फर्ज करो ये एरिया जो है अर्थ, अब आपको पता है अर्थ का एरिया आप डिटरमाइन नहीं कर पाते क्योंकि अर्थ आपको पता है हर जगह ही अर्थ है, जहां पे भी आप चल फिर रहे हो वो सारी जगह अर्थ है। तो इसका मतलब है अर्थ में हम एरिया नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। हाँ, अर्थ में हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता जाएगा, हमारे उसके अंदर जो फोर्स होगी अट्रैक्शन की वो कम होती जाएगी। ये आप चीज जानते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ये जिस इलाके तक ये हमारे पास अट्रैक्शन की फील्ड आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें, अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसका मतलब है तमाम प्लैनेट्स जितने भी हमारे पास सितारे हैं वो तमाम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही आते हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड करने की बात है। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो ना, मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, एक तरफ तो व्हाइट बोर्ड मेरे पे फोर्स लगा रहा है, एक तरफ अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रही है। अब बताना, व्हाइट बोर्ड और मेरे दरमियान जो दरमियानी फासला है, ये यहां से ऐसा ये फासला है, इस फासले को मैं बोलूंगा, इस फासले के अंदर फोर्स पाई जा रही है अट्रैक्शन की, तो ये फील्ड कहलाएगी। और जो जो ये इलाके को मैं, इतने इलाके को मैं फील्ड बोलूंगा और जो फोर्स मुझे व्हाइट बोर्ड मेरे पे लगाएगा वो फोर्स क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगी। यहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी। क्यों? क्योंकि मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है। अब एक तरफ से अर्थ भी मेरे ऊपर लगा रही है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अर्थ का और मेरे दरमियान जो फील्ड है वो ज्यादा बड़ी है। अब मुझे बताओ किसकी तरफ मैं ज्यादा अट्रैक्ट होऊंगा? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, मैं अर्थ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होऊंगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का मैस एज कंपेयर टू व्हाइट बोर्ड के मैस से ज्यादा है। जो चीज जितना मैस रखती है वो दूसरी चीज को उतना ज्यादा अपने तक खींचती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो चीजें हों, दोनों मैस रखती हों, तब वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगी, यानी कि तब उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फील्ड पाई जाएगी, अदरवाइज उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पाई जाएगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन आपको मिलती है वो ऑक्सीजन अर्थ जो है अपनी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाती, ये मैंने केमिस्ट्री में भी आपको बताया था। वो उसकी वजह ये है क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है वो उसकी डेंसिटी में, मतलब वो वजन में बहुत ही ज्यादा हल्की है, ठीक है। तो अर्थ तब तक उन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी जब तक वो ऑब्जेक्ट भी मैस रखते होंगे। और फिर इन दोनों के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, इस फोर्स की वजह से वो फोर्स किस एक फील्ड पर लग रही है ना, एक मखसूस इलाके के अंदर लगेगी, उसको आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चलें, ये डेफिनेशन हम इसकी कैसे लिखेंगे, आप यहां से ही अपना टॉपिक लॉन्ग शुरू करेंगे। डेफिनेशन सबसे पहले लिखोगे आप क्या? आप लिखोगे इट इज एन रीजन, और ये एक ऐसा इलाका, और स्पेस है, स्पेस भी ना इलाका या जगह को कहते हैं, ऑफ एन
ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which it attract to an other object। देखें, ये ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा इलाका है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात आपको बताऊं, अगर आप यहां से ये नहीं डिटरमाइन कर पाए, आपको पता है दो मैग्नेट अगर आप लो तो दो मैग्नेट के दरमियान कौन सी फोर्स होगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उनके दरमियान जो फोर्स होगी उस फोर्स को कहोगे मैग्नेटिक फोर्स, और वो जिस एरिया तक एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर देखो मेरे हाथ में एक तरफ यहाँ पे मैग्नेट है ना, और एक तरफ यहाँ पे मैग्नेट है, और बहुत क्लोज है, इसके दरमियान जो एरिया है वो स्मॉल है, थोड़ा है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स अंदर आ रही है, एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स। अब यही इनको इतने फासले पर रख दो, क्या ये अट्रैक्ट होंगे? अगर इतने इतने साइज के आपने लिए हुए हैं मैग्नेट, कभी नहीं अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि फील्ड बड़ी है, क्योंकि इनके दरमियान जो फासला है, जो स्पेस है, जो रीजन है ना, ये वाला रीजन ये ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, यही चीज, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बनेगी, ग्रेविटेशन फील्ड हमेशा अर्थ पे बनती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब इसके बाद ना आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए स्टूडेंट्स, फील्ड दो तरह की होती है। एक होती है कंजर्वेटिव फील्ड, जो कि आप अभी पढ़ोगे, हम इसको ही डिस्कस करेंगे, क्या? कंजर्वेटिव फील्ड। तो मैं हेडिंग देता हूं स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फील्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फील्ड किसे कहते हैं? देखें, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, जहां पे मोमेंटम बिल्कुल सेम होता है। इसी तरह वो फील्ड जो हमेशा, जिस पे वर्क जो है ना, वो फील्ड जिस पे वर्क डन हमेशा सेम हो, ऐसी फील्ड जिस पे वर्क डन हमेशा सेम हो, उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, कि ये कैसे मुमकिन है कि वर्क डन हमेशा सेम हो, वो कोई भी फील्ड हो? जैसे मिसाल के तौर पर चलें ऐसे इसको डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है बी। अब ए ने अगर बी की तरफ मूव करना है ना, इसके पास बहुत से रास्ते हैं। ये स्ट्रेट जा सकता है, ये लेफ्ट राइट जाके फिर ऊपर जा सकता है, ये लेफ्ट जाके फिर बी की तरफ जा सकता है, ये जिगजैग रास्ता चूज कर सकता है, ये आपको मतलब ये पहले नीचे को जाके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब इनडेफिनेट पार्ट है, इसके बाद लामहदूद रास्ते हैं ए पॉइंट के बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन इनके दरमियान जो फील्ड है, अब आप कहोगे सर अगर इसके दरमियान, अगर ये छोटे रास्ते को चूज करता है तो सर इसकी जो फील्ड होगी छोटी होगी। अगर ये बड़े रास्ते को चूज करता है ए पॉइंट बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, सर इसकी फील्ड तो बड़ी होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं हमेशा फील्ड सेम रहेगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि फील्ड को आप पाथ पे ना देखो, पाथ से डिटरमाइन, रास्ते से डिटरमाइन ना करो, फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड को आप डिटरमाइन करो वर्क डन। अगर मैं ए पार्ट को बी पार्ट छोटे रास्ते से मूव करवाऊं, उसका वर्क डन डिटरमाइन करूं, और ए पाथ को ए पॉइंट को बी पॉइंट तक ले जाने के लिए मैं बड़ा रास्ता चूज करूं, दोनों रास्तों में जो वर्क डन मैं लूंगा, जो वर्क डन डिटरमाइन करूंगा और निकालूंगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा सेम होगा। इस वजह से हम इसको कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसका मतलब है कंजर्वेटिव फील्ड इंडिपेंडेंट है पाथ पे ये डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये डिपेंड कहां पे करती है? ये डिपेंड स्टूडेंट्स करती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। मतलब क्या? देखो मैंने अभी आपको ये बोला कि कंजर्वेटिव जो फील्ड है, आप वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे आप पाथ बड़ा लो चाहे आप पाथ छोटा लो, वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? वो डिपेंड करती है स्टूडेंट्स आपके उसके अंदर होने वाले वर्क डन पर। अब वर्क डन कैसे होता है? इनिशियल पॉइंट्स, अगर फर्ज करो मैंने छोटा रास्ता चूज किया, तो एक मेरा होगा इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट मेरा कहां है? बी तक जाने के लिए। ऐसा ही है, इसका मतलब है ए का इनिशियल पॉइंट और बी का फाइनल पॉइंट, इनके दरमियान जो वर्क डन होगा छोटे रास्ते में वो भी सेम होगा। ओके, और ऐसे ही मैं बड़े रास्ते को चूज करूं, तो ए पॉइंट अगर बड़े रास्ते से बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो इसका भी ए पॉइंट का इनिशियल वर्क डन और फाइनल वर्क डन बिल्कुल सेम होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्योंकि इनका सेम है, इस वजह से इनका वर्क डन भी सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आपको ये भी आपको अगर समझ नहीं आई ना, तो आप इसको इस तरह समझ लो, कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें
तमाम वर्क डन की वैल्यू सेम रहती है, सेम वैल्यू रहती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखिएगा कंजर्वेटिव फील्ड कैसे लिखोगे आप, अ फील्ड विच इज नोट विच इज सॉरी नोट नहीं आपने लिखा, विच इज इंडिपेंडेंट विच इज इंडिपेंडेंट बाय पाथ फॉलो, ये पाथ पे नहीं डिपेंड करती, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके स्टूडेंट, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं यहां से आपको एक और इसकी डेफिनेशन बताऊं तो क्या, अगर आपका वर्क डन जितने भी पाथ पे आप वर्क डन करें, जैसे ये देखो ए पॉइंट ने बी पॉइंट तक पहुंचना है, फर्ज करो ये 5 रस्तों से ये ए पॉइंट बी पॉइंट तक जा सकता है, उन 5 रस्तों के अंदर जो वर्क डन होगा ना वो हमेशा 0 होगा। ले यहां पे मैंने आपको वैल्यू बता दी, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उनको जब सम करोगे ना, मैंने एक रास्ता चूज किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसका जवाब आया 0। बी रास्ता चूज किया, उसका जवाब आया चलें समथिंग कुछ भी आ गया उसका जवाब। सी इसी तरह थर्ड पाथ, इस तरह फोर्थ और फिफ्थ पाथ, जब पांचों पाथ के आंस को मैं प्लस करूंगा ना, सम करूंगा, तो मेरे पास हमेशा वर्क डन 0 आएगा। ओके, इसकी डेफिनेशन अब हम क्या, इसका मतलब वो हमारे पास जो पाथ होगा वो क्लोज पाथ होगा। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड डेफिनेशन आपके पास क्या है, इन अ क्लोज्ड पाथ ऑलवेज 0। ये आपका क्या है, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कहूं जो कि आपकी बुक में मौजूद है, वो क्वेश्चन आपका को क्या कहता है, वो क्वेश्चन ये कहता है कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड ही कह सकते हैं, इज ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड और नॉट। अगर मैं आपसे कहूं कि कह सकते हैं, तो मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अर्थ से एक पॉइंट, ये देखें ये अर्थ नीचे अर्थ है, एक पॉइंट यहां तक इस बोर्ड मार्कर तक मैं पहुंचना चाहता हूं, तो चाहे मैं जो मर्जी पाथ चूज कर लूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इसके दरमियान में और कंजर्वेटिव फील्ड बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि वर्क डन सेम है, अब यहां से दो चीजों को मैंने आपको प्रूव करके बताना है। नंबर 1, कंजर्वेटिव फील्ड की पहली डेफिनेशन को मैंने प्रूव करके बताना है, जिसमें मैंने आपको कहा कि वर्क डन, अगर आप जो भी पाथ चूज कर लें, जितने भी पाथ चूज कर लें, वर्क डन हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू तमाम पाथ में सेम रहेगी। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बतानी है कि वर्क डन, अब तमाम पाथ, आप एक क्लोज पाथ लें, तमाम पाथ को एक क्लोज सिस्टम में ले आए, क्लोज पाथ एक बना लें, और उनका जो सम करेंगे वो 0 होगा। ये भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। मैंने प्रूव क्या करना है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड और नॉट। चलें मैं अब क्या करता हूं, 2 पॉइंट लेता हूं, ये देखें मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट ये, इसने ये बी पॉइंट तक जाना है। अब इसके दरमियान में जो फासला है ना, जो डिस्टेंस है, ये है आपके पास h, इसको मैंने h से रिप्रेजेंट कर लिया। अब 3 रास्ते हैं इस तक जाने के लिए, वैसे बहुत ज्यादा रास्ते हैं, मैं कहता हूं फर्ज करें 3 रास्ते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या रास्ता है, नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 आपके पास जो रास्ता है ना, आप क्या कर सकते हो, ये ए पॉइंट है ना, ये यहां पे मैं बनाने लगा हूं, ये बी पॉइंट है आपका, ये ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट आपका जमीन अर्थ समझ लो, बी पॉइंट आपका अर्थ से ऊपर है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना ना, तो पहले इस तरफ को जाओ, यानी कि हॉरिजेंटली जाओ डी पॉइंट तक, और डी पॉइंट से बिल्कुल ऐसे वर्टिकली मूव कर लो बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया पाथ नंबर 1। पाथ नंबर 2 क्या है, ये बी पॉइंट है, ये आपका एक ए पॉइंट है जो कि आपका अर्थ है। अब क्या करो, सीधा पहले वर्टिकली जाओ सी पॉइंट तक, सी पॉइंट से फिर वर्टिकली चले जाओ बी पॉइंट तक, तो आपका ये पाथ नंबर क्या बन जाएगा, ये P2 बन जाएगा, इसको P1 कह लेते हैं। अब एक 3 पाथ है आपके पास, क्या, ये बी पॉइंट आपका हुआ, ये आपका ए पॉइंट हुआ,
ना मैं इस दफा वर्टिकली जाता हूं ना मैं इस दफा हॉरिजॉन्टली जाता हूं, मैं एक सर्कल में ऐसे मूव कर लेता हूं बी पॉइंट तक जाने के लिए, तो ये मेरा पाथ 3 बन गया। अब इन तीनों पाथ का वर्क डन अगर सेम हुआ तो मेरी फर्स्ट डेफिनेशन पूरी हो जाएगी कंजर्वेटिव फील्ड की, और मैं बताऊंगा कंजर्वेटिव फील्ड अगर आपकी के अंदर जो वर्क डन है सेम है तो इसका मतलब है, मैंने आपको ये भी बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन होता है वो भी सेम होता है। ओके, और सेकंड मैं क्या करूंगा, इन तीनों पाथ से वर्क डन निकाल के आपको ये प्रूव करके बताऊंगा कि क्लोज सिस्टम में अगर इन पाथ को मैं क्लोज पाथ इन सब पाथ का ले लूं तो आपका उसमें वर्क डन 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो से समझिएगा। अब इसका मतलब है पाथ ए, पहले मैं पाथ ए की कैलकुलेशन आपको बताने लगा हूं। पाथ ए में हमने सबसे पहले कहां से कहां तक मूव किया, ए से डी हॉरिजॉन्टली, डी से बी वर्टिकली। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब इस वर्क की क्या फार्मूला क्या होता है वर्क का, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो ये ले जी पाथ ए वन की मैं बात करने लगा हूं, ये ले जी पाथ PATH पाथ वन ले, पाथ वन में क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, पहले मैं मूव किया हूं कहां से कहां तक, वर्टिकली। तो ये मेरा पाथ क्या है, पाथ मेरे पास है ADB। तो इसका मतलब है ये बराबर होगा किसका, पहले A से मैं D तक मूव किया हूं, फिर प्लस करूं D से B तक। ध्यान से बात को समझे, मैं A से D, D से B, अब मैं इसको अलहदा अलहदा लूंगा, क्यों, A से D तो मैं वर्टिकली मूव किया हूं ऐसे, फिर D से B में सॉरी A से D में हॉरिजेंटली मूव किया हूं, D से B में वर्टिकली मूव किया हूं। तो इसका मतलब है हॉरिजेंटली में पहले ये मुझे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, फिर मुझे वर्टिकल में फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अब देखें, जब भी याद रख स्टूडेंट्स, एक बात बताएं, अगर मैं ना वर्टिकली मूव करता हूं अलोंग द एक्स एक्सिस तो मेरे पास एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी देखें, ये अर्थ है, ये अर्थ है आपकी, ये मेरी पाम क्या है, अर्थ। अर्थ से पहले मैं इस तरफ को मूव कर रहा हूं तो अर्थ तो मुझे नीचे को फोर्स लगाएगी, लेकिन मैं तो अर्थ से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं अर्थ से दूर जा रहा हूं, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूं। और जब भी हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है हम 90 से नीचे तक हैं या 90 तक हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए पॉइंट से डी पॉइंट के अंदर मेरा कोस थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। अब कोस थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए डी इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अब एफ डी कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री कितनी होगी, इसका मतलब है ए डी आपका कंप्लीट कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अब किसकी बात आ गई, अब इसके बाद आपकी बात आ गई बी डी की। बी डी में आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं, सॉरी डी बी, बी डी मैं उल्ट कह रहा हूं, डी बी, डी से बी पे आप गए, क्योंकि आपका फाइनल पॉइंट बी था, वो इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। डी से बी जब आप वर्टिकली मूव करिए, तो वर्टिकली जब मूव करोगे जमीन आपको अपनी तरफ खींचेगी, तो और आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जहां पे आपकी स्पीड कम होगी इसका मतलब है आपका कोस कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के। इसका मतलब है एफ डी ब्रैकेट में आ जाएगा -1 इज इक्वल टू माइनस एफ डी। ये किसका जवाब आ गया, ए डी बी का। लेकिन माइनस एफ डी, ए डी का क्या जवाब आया, 0, डी बी का क्या जवाब आया, माइनस एफ डी। अब आपको पता है एफ का क्या, माइनस को भी निगलेक्ट कीजिएगा, माइनस को नहीं अभी आपने जेन में रखना है। एफ का क्या मतलब है, एफ का मतलब है फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स जमीन और ए पॉइंट और बी पॉइंट में कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा ही ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे वो फार्मूला लग सकता है ना, डब्ल्यू, क्योंकि हम वर्क डन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी का जो फार्मूला लगेगा, फोर्स, ग्रेविटी में फोर्स किसके इक्वल होती है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं, F इज इक्वल टू एम जी। अब क्योंकि F के साथ माइनस था तो मैं लिखता हूं माइनस एम जी। अब D है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपने किससे ज़ाहिर किया, वो देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट आपने H से ज़ाहिर किया है, फासला। ये लीजिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मेरे पास डी बी का आंसर क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं क्या, ए डी बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। ए डी आपके पास कितना है, 0, प्लस ब्रैकेट में लिखो माइनस एम जी एच, और आपके पास क्या आएगा, माइनस एम जी एच। ये किसका आंसर आ गया, ए डी बी का। लें स्टूडेंट्स, इसका मतलब है पहले पाथ में जो आपने वर्क डन किया ना, वो माइनस एम जी एच है। अगर सेकंड और थर्ड पार्ट में भी आपका जवाब माइनस एम जी एच आया ना,
उन पाथ का भी, तो समझ लीजिएगा कंजर्वेटिव फील्ड ही आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, या ग्रेविटेशनल फील्ड ही आपकी कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। अब सेकंड पाथ की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पाथ में स्टूडेंट्स ध्यान से आपने समझना, अपनी कंसंट्रेशन को आपने लूज नहीं करना। देखिएगा सेकंड पाथ में स्टूडेंट्स आपने क्या किया, आप ए से सी की तरफ गए, इसका मतलब वर्टिकली गए, ओके, फिर सी से बी की तरफ गए, मतलब वर्टिकली आप गए। तो वर्टिकली जाते वक्त हमारा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का। तो यहां पे अब आपने क्या देखे, 180 डिग्री का एंगल बना। तो मैं दोनों सिचुएशन में मैंने क्या किया, दोनों सिचुएशन में मैं वर्टिकली गया हूं, 180 डिग्री का एंगल बना। तो यहां पे मैं ये लिख देता हूं, पाथ नंबर 2 में मैं क्या लिखूंगा, पाथ 2 ए सी बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब ए सी और सी बी में दोनों में क्या है, यहां से अगर मैं ये निकाल लूं ए सी इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो एफ डी कोस थीटा आपके पास कितना है, एफ डी कोस 180 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा एफ डी -1 कोस। अब -1 को एफ डी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ डी। अब जब आपने एफ डी को सोल्व किया था ना, तो आपके पास क्या आया था, एफ डी, एफ का मतलब होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, क्योंकि माइनस है साथ, तो आप लिखोगे डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, और डी डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब एच। तो एफ डी यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ डी, आपके पास आ जाएगा माइनस एम जी एच। इसका मतलब है ए सी का आपके पास ये जवाब आया। अब आपने किसका जवाब लेके आना है, और आपने लेके आना है सी बी का। तो चलें सी बी की तरफ मूव करते हैं। सी बी इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ध्यान से देखिएगा ये भी वर्टिकल ही मूव हुआ है, तो एफ डी कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री किसके बराबर होता है, एफ डी -1। अब ये भी आ गया माइनस एफ डी। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये भी आएगा, क्या आंसर आएगा, ऑटोमेटिकली आंसर आपका आ जाएगा माइनस एम जी एच। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आपके पास स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इक्वेशन बनती है वो थी ए सी बी इज इक्वल टू, ए सी बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ए सी कितना है, माइनस एम जी एच, प्लस माइनस दरमियान में प्लस है, और आगे भी आएगा प्लस का साइन, चलें प्लस का साइन डाल दिया और ब्रैकेट में लिखा, फिर माइनस एम जी एच जो कि आपके पास किसका है, सी बी का है। अब प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस एम जी एच और फिर माइनस एम जी एच। ये आपके पास आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा माइनस एम जी एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेकेंड पार्ट में भी, क्योंकि दोनों में एसी में भी माइनस एम जी एच आपने वर्क डन किया है, और सीबी में भी आपने वर्क डन माइनस एम जी एच किया। जब माइनस एम जी एच पहले ए से सी की तरफ आपने मूव किया, सी से बी की तरफ भी मूव किया, वो भी माइनस एम जी एच आया। इसका मतलब है आपका टोटल आंसर ए सी बी जो कि पाथ नंबर 2 है, उसका आंसर आया माइनस एम जी एच। इसका मतलब दोनों पाथ में वर्क डन हमारा सेम हुआ। अब थर्ड पाथ की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअल में थर्ड पाथ आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें ना कोई हॉरिजॉन्टल चीज है ना कोई वर्टिकल चीज है, लेकिन आप ना एक ऐसे दायरे में मूव कर रहे हो। तो आप क्या करो, आप ऐसा करो, इसके कंपोनेंट्स बना लो। तो स्टूडेंट्स इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, देखें वो कैसे बनते हैं। पाथ पाथ 3, पाथ 3 में स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, मेरे पास इसको मैं ना इस तरह है, मैं ए से बी पॉइंट है मेरे पास, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब मैं इसको ना तोड़ता हूं, इसको ऐसे तोड़ूंगा, ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, फिर हल्का सा वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ पाथ बनाए वर्टिकली, कुछ पाथ बनाए हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकल को मैं पहले लिखता हूं, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, वर्टिकल इनको मैं लिख देता हूं डेल्टा y1, फिर मेरे पास आ गया डेल्टा y2, फिर मेरे पास आ गया डेल्टा y3, सो ऑन डेल्टा yn। ये मेरे पास वर्टिकल पार्ट आ गए। हॉरिजॉन्टल मेरे पास पार्ट क्या बने, उनके मैं नेम क्या दे देता हूं, डेल्टा x1, फिर डेल्टा x2, फिर डेल्टा x3, चलते चलते डेल्टा एक्स एन। अब आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर इतने ही इनफिनिट पार्ट थे। देखिए मैंने तसव्वुर किया है ना, मैंने सिर्फ तसव्वुर किया कि भाई इनफिनिट पार्ट, चाहे ये डेल्टा वाई एन आपके पास 50 पार्ट बने हो वहां तक पहुंचने के लिए, ए पॉइंट को बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो मैंने 3 के बाद लिख दिया डेल्टा वाई एन। इसी तरह हॉरिजॉन्टली भी जाते वक्त मेरे पास ए पॉइंट को बी पॉइंट तक जाते वक्त मेरे पास 50 पार्ट से टोटल मैं 3 पार्ट्स के बाद क्या लिख लिया, डेल्टा एक्स एन। तो आपको पता है अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमेशा आपके पास एंगल कौन सा बनता है, ये आपको बताया है 90 डिग्री का। तो ये इसका मतलब है ये तो आपकी पूरी टर्म जो है ये तो जीरो होगी।
x1 से लेकर x डेल्टा xn तक। अब वर्टिकल की बात करते हैं, तो वर्टिकल में आप क्या निकालोगे, आपने ये निकालना है, आपने निकालना है ए बी वर्क डन बाय ए बी, वर्क डन इनटू ए बी पॉइंट में वर्क डन आपने निकालना है। तो ए बी में वर्क डन अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो कितने हैं आपके पास, वो है 0, वो आपके पास है 0। अब आपने हॉरिजेंटल में किसको प्लस करना है, वर्टिकल को, तो वर्टिकल निकालते हैं, चलें जी, वर्टिकल अलोंग द वर्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस हम निकालते हैं। तो वर्टिकल में मूव हमने करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 सो ऑन प्लस सो ऑन डेल्टा yn। अब ध्यान से देखिएगा, डेल्टा y1 का क्या मतलब है, डेल्टा y1 में हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला w इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अब एफ डी कोस थीटा में वर्टिकल में क्या होता है, माइनस 180 डिग्री, क्या स्टूडेंट्स, माइनस 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, y1 में क्या आएगा, माइनस एम जी, एच नहीं लिखोगे, एच में अभी बताता हूं आप क्यों नहीं लिखोगे। फिर y2 में भी आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस माइनस, y2 में भी आप क्या लिखोगे, माइनस एम जी, y3 में भी आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस माइनस एम जी। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा, फिर प्लस माइनस माइनस सो ऑन चलते चलते आपके पास क्या आएगा, माइनस एम जी आएगा, वाई डेल्टा वाई एन में भी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं डेल्टा y1 y2 और y3, जिसको मैंने माइनस एम जी से रिप्रेजेंट किया है, एम जी माइनस एम जी को मैं क्या करता हूं, माइनस एम जी को मैं कॉमन ले लेता हूं और अंदर लिख देता हूं डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 सो ऑन डेल्टा yn। अब आप एक बात बताओ, माइनस एम जी तो फोर्स है, माइनस एम जी तो स्टूडेंट फोर्स है, जो ये अलोंग द वाई एक्सिस आपको जो लग रही है, फोर्स लग रही है, जो जमीन उस चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा ही है। लेकिन ये डेल्टा इनके दरमियान, अब इनके दरमियान अब डिस्टेंस भी तो है ना, डिस्प्लेसमेंट भी तो है, तो डिस्प्लेसमेंट सब में क्या होगा, एच एच एच, यानी कि डेल्टा वाई वन में भी एच, डेल्टा y2 में भी h, डेल्टा y3 में भी h, और सो ऑन डेल्टा yn तक h होगा। तो इसका मतलब मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, मैं ये लिख लेता हूं इज इक्वल टू माइनस एम जी ब्रैकेट में h, और h को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे मेरे पास आंसर आता है माइनस एम जी एच। लेकिन स्टूडेंट्स इसका मतलब है पाथ 3 में भी मेरा जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, मेरे पास माइनस एम जी एच। दोबारा से सुन लीजिएगा, इस टर्म में यहां पे आप कंफ्यूज हो गए, देखो डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 डेल्टा सो ऑन डेल्टा yn, इनमें इनको अगर आप फार्मे में पुट करते हो, जो कि आपके पास है w इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, तो ये चूंकि वर्टिकल ही है y एक्सिस पर, सो स्टूडेंट्स वर्टिकली हमेशा एंगल माइनस 180 डिग्री का 180 डिग्री का बनता है, जिसकी वैल्यू होती है कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1। तो जब माइनस 1 डेल्टा y में लिखोगे तो आप लिखोगे माइनस एम जी डेल्टा y1, ठीक है ना। एम जी एच क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि अभी हम फोर्स की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर डेल्टा y2 में आपके पास फोर्स क्या आएगी, वो भी आएगी माइनस एम जी डेल्टा y2, इसी तरह डेल्टा yn पे भी माइनस एम जी डेल्टा yn। ओके स्टूडेंट्स, अब जब डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 और डेल्टा yn आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे आप डिस्प्लेसमेंट भी तो लेना ना, फोर्स को आपने रिप्रेजेंट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये h से, ठीक है। जब a से रिप्रेजेंट करते हैं तो h मैंने कॉमन लिया और h को मल्टीप्लाई दे दिया माइनस एम जी से, तो मेरे पास आंसर क्या आया, माइनस एम जी एच। अब तीनों में देखो वर्क डन सेम आया, तो आप क्या कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आपको पता चला, मैंने आपको कहा था आप जिस तरह के मर्जी पाथ चूज कर लो, चाहे आप सीधे रास्ते से जाओ, चाहे राइट हो के लेफ्ट टर्न करो फिर सीधा ऊपर जाओ, चाहे आप स्टूडेंट्स कोई जिगजैग सा रास्ता चूज करो, जो भी रास्ता चूज करोगे, रास्ते की लंबाई और चौड़ाई ये नहीं आपने देखना कि कोई रास्ता छोटा है कोई रास्ता बड़ा है, आपने ये देखना है कि किसी रास्ते में वर्क डन कितना हुआ है। अगर इन तीनों पाथ में से किसी एक पाथ का भी वर्क डन इन दोनों में से सेम आता, वर्क डन फर्ज करें पाथ 1 का पाथ 2 से या 3 से चेंज होता, तो आप इस चीज को जो मैंने आपको अभी कहा कि वर्क डन सेम होना चाहिए, आपने पाथ को फॉलो नहीं करना, पाथ बड़ा है कि छोटा है, वर्क डन आपने फॉलो करना है कि सेम है कि नहीं, फिर वहां पे ये हमारी चीज गलत साबित हो जानी थी, अभी हमारी चीज बिल्कुल ठीक प्रूव हुई है। अब सेकंड चीज क्या थी कि आपकी
जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड, ये केस नंबर 1 था आपका। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आपका जो पेज नंबर 7 है ना, उस पेज नंबर 7 के ऊपर जो भी आपको इंग्लिश में लाइनें लिखी हुई हैं वो आपने तमाम लाइनों को लिखना है और इस तरह इसको मैथमेटिकली फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें सेकंड केस क्या था कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो क्लोज सिस्टम में हमेशा जीरो होता है। अब ये क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है, ये देखिएगा जरा ध्यान से। क्लोज सिस्टम का क्या, ये मेरे पास ए पॉइंट था, ए पॉइंट में से मैं डी पॉइंट की तरफ हॉरिजेंटली मूव किया, डी से मैं कहां पर मूव किया, डी से मैं स्टूडेंट्स बी की तरफ मूव किया था वर्टिकली, बी से मैं सी की तरफ मूव किया था हॉरिजेंटली, सी से मैं फिर ए की तरफ मूव किया था वर्टिकली। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा, ए से डी की तरफ जब आप मूव किए तो एंगल कौन सा बना, 90 का, जीरो। इसका मतलब है ए से बी डी के दरमियान वैल्यू आई जीरो, वर्क डन ये आया। प्लस करें इसमें डी से बी के दरमियान, डी से बी के दरमियान स्टूडेंट्स आपका कौन सा बनता है एंगल, 180 डिग्री, क्योंकि आपकी वर्टिकल जा रहे हो तो वर्टिकली 180 डिग्री, 180 डिग्री आपके पास क्या आया था, माइनस एम जी एच। तो प्लस डाल के आगे ब्रैकेट में लिखो माइनस एम जी एच। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे प्लस डालो, प्लस डालने के बाद डी से बी से स्टूडेंट्स जब आप डी की तरफ गए, बी से सॉरी बी से सी की तरफ जब आप गए तो बी से सी की तरफ जाओ तो हमेशा क्या आता है आपके पास स्टूडेंट्स, जीरो आता है। ठीक है, अब सी से जब हम ए की तरफ आए, सी से ए की तरफ आए तो ये आपका आएगा पॉजिटिव एम जी एच। ये ही चीज समझने वाली है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। जब आप ना ए से बी की तरफ, ए से डी की तरफ गए ना अलोंग द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली, तो आपका हमेशा एंगल 90 का बनेगा, आंसर जीरो आएगा, मैंने जीरो पुट कर दिया। जब डी से बी की तरफ जाओगे तो वर्टिकली जाओगे, ओके है ना, जो कि पाथ नंबर 1 में था। तो वर्टिकली जाओगे तो एंगल कौन सा बनेगा, 180 डिग्री का, और 180 डिग्री को जब हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आया था वर्क डन का माइनस एम जी एच। तो मैंने प्लस डाल के ब्रैकेट में लिख लिया माइनस एम जी एच, क्योंकि मैंने सब वर्क डन को प्लस करना है। तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है माइनस एम जी एच आ जाएगा। ओके, अच्छा थर्ड पाथ आपके, थर्ड आपका ये, अब देखो ये क्लोज सिस्टम बना है ऐसे, ये क्लोज सिस्टम है। अब थर्ड चीज क्या थी, बी से सी की तरफ, क्या मैं सी से बी की तरफ तो मूव किया था सेकंड पार्ट में, सेकंड पाथ में, लेकिन जब आप उल्टा सी से बी की तरफ आओगे तो हमेशा जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया जीरो, क्योंकि एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि वो कहां पे आएगा, आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, ये देखो बी से सी की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। ओके, हॉरिजॉन्टली में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जब सी से ए की तरफ आए, जो कि आपका पाथ नंबर 2 था, जब देखो ए से सी की तरफ जाओगे ना तो आपका एंगल वर्टिकल बनेगा, लेकिन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो आपको नीचे की तरफ खींचेगी और हमेशा माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि जब ग्राउंड से चीज ऊपर की तरफ मौजूद होती है तो वो माइनस में आपको आंस मिलता है आपको, क्योंकि जी की वैल्यू, आपको जी की वैल्यू से आप दूर जा रहे होते हो। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आए, तो जब ऊपर से कोई चीज ग्राउंड की तरफ आए, जमीन की तरफ आए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने प्लस एम जी एच लिखा। अब 0 0 0 प्लस एम जी एच और माइनस एम जी एच ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका मतलब है टोटल ओवरऑल आपका टोटल वर्क डन कितना बनेगा, सम ऑफ ऑल वर्क डन इज जीरो। लें स्टूडेंट्स, ये मेरी सेकंड जो चीज मैंने आपको बोली थी ना, वो भी मेरी ठीक साबित हुई। क्या कि एक क्लोज सिस्टम में या एक क्लोज पाथ में, या देखो एक क्लोज पाथ बन गया, तीनों पाथ को मिला के आपने एक क्लोज पाथ बनाया और उस क्लोज पाथ का जब आपने सम किया ना वो जीरो आया। तो इसका मतलब है ये भी कंजर्वेटिव फील्ड आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड ही होगी। तो आप एंड पे कंक्लूजन लिख दोगे क्या, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड या बिकॉज द कंजर्वेटिव फील्ड नो इज इंडिपेंडेंट, या ऐसे लिख लो इज नॉट डिपेंडेंट, या लिख लेना इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ पे कभी डिपेंड नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या था, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे मुमकिन नहीं है, ये कुछ कुछ पाथ होते हैं जिसमें हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स के फील्ड के बराबर आती है, ग्रेविटेशन फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड के बराबर आती है। ये कौन से पाथ होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनमें हमेशा आपका जो पाथ होंगे उनके दरमियान वर्क डन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, और जब इनके आप एक क्लोज सिस्टम कर लोगे इन पाथ का, तो उसमें हमेशा इनकी वर्क डन की वैल्यू सम करने के बाद क्या आएगी,
जीरो आएगी। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम है जैसे मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन होगी, टॉर्क हो गया, ये सिस्टम ऐसे हैं जिसमें रगड़ की फोर्स पैदा होती है। जब रगड़ की फोर्स पैदा होती है स्टूडेंट्स फ्रिक्शन में, तो उसमें हमेशा वर्क डन की वैल्यू चेंज होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कंसेप्ट से चीजें समझाई, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की कि आपके लेवल तक जाके आपको चीजें समझाई जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।